जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप लोग नहीं देखे हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इन आर लैटिन स्क्वायर डिजाइन नंबर ऑफ रो कॉलम एंड ट्रीटमेंट आर। तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन में क्या होता है, रो ट्रीटमेंट कॉलम सभी इक्वल होते हैं, तो हमेशा इक्वल होगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, ऑलवेज इक्वल। इनकम्प्लीट डिजाइन आर इंट्रोड्यूस्ड बाई। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो सबसे पहले एड्स नामक साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किए थे। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। फिशर जी क्या किए थे? इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। और जब फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूछा जाए और उसमें जब गॉडफ्रेड अचनवाल का नाम ना मिले तो आपको वहाँ पे आगे फिशर को आंसर टिक करना है। तो फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आगे फिशर, इन्होंने एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड एनोवा सब इन्होंने ही दिया था। यह भी हम आपको लिखवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन मोर प्रिसीजन इज अटेंड फॉर। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में प्रिसीजन सबसे अधिक कहाँ पे होगा? तो सब प्लॉट ट्रीटमेंट के लिए सबसे अधिक प्रिसीजन होता है। और स्प्लिट प्लॉट डिजाइन कहाँ पे यूज करते हैं? जब दो फैक्टर होते हैं और दोनों एक फैक्टर जो होता है उसको लार्ज प्लॉट की आवश्यकता होती है और दूसरे फैक्टर को स्मॉल प्लॉट की आवश्यकता होती है, वहाँ पे स्प्लिट प्लॉट का यूज करते हैं। और जब दोनों फैक्टर को लार्ज प्लॉट में रखते हैं तो वहाँ पे स्ट्रिप प्लॉट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स यूटिलाइज मेजरमेंट। तो नॉन पैरामीट्रिक के लिए किसका यूज करते हैं? तो ऑर्डिनल स्केल का यूज करते हैं। और पैरामीट्रिक के लिए नॉमिनल स्केल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इट। तो यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, तो इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के इक्वल होगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट मेजर्ड इन अ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो कौन कौन से फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट किसका करते हैं? तो मेन इफेक्ट एंड इंटरेक्शन इफेक्ट का यूज करते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्सपेरिमेंट्स विथ वेरियस फैक्टर हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ लेवल आर कॉल्ड। जब अनइक्वल नंबर होंगे तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक फैक्टोरियल, और जब इक्वल नंबर लेवल होते हैं तो उसको सिमेट्रिक फैक्टोरियल बोलते हैं। सिमेट्रिक फैक्टोरियल का जैसे मान लीजिए 2 इंटू एसिमेट्रिक क्या होगा? 2 इंटू 3, इसका लेवल हो गया, इसका इसका फैक्टर कितने हो गए? जो ऊपर होता है वो फैक्टर होता है और नीचे वाला लेवल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे लेवल कितने? 3 है, यहाँ पे 2 हैं, तो एस इक्वल लेवल नहीं है, यानी कि अनइक्वल लेवल है, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल क्या होगा? 2 की पावर 3। अगला होगा 3 की पावर 2। तो 2 के 3 लेवल हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, यहाँ पे 2 लेवल हैं उसके 3 फैक्टर हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर हैं उसके 3 लेवल हैं। तो जो नीचे होते हैं उसको बोलते हैं लेवल, और जो उसके पावर होती है वो फैक्टर होती है। और यहाँ पे क्या था? 2 इंटू 3, यानी कि 2 का एक फैक्टर है और 3 के 2 फैक्टर हैं, तो उसके लेवल डिफरेंट हैं। तो जब लेवल डिफरेंट होंगे तो उसको अनइक्वल बोलेंगे, तो वो क्या होता है? या असिमेट्रिकल फैक्टोरियल होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। जब सेम लेवल होते हैं उसको फैक्टोरियल, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ बीटा वाई एक्स एंड बीटा एक्स वाई आर 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे हैव। जब देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में क्या होगा? देखो बीटा वाई एक्स और बीटा एक्स वाई, इसका साइन जो होगा वो सेम होगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सैंपल कंसिस्ट ऑफ। सैंपल में क्या कंसिस्ट किया जाता है? तो ऑल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, 50% यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, 5% पॉपुलेशन और एनी फ्रैक्शन, मतलब किसी फ्रैक्शन में हम सैंपल को कंडक्ट कर सकते हैं। बस ये है कि सैंपल जो होगा पॉपुलेशन से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है, इसको आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इफिशिएंसी सफिशिएंसी किसने दिया था? इसको हमने लिखवा भी चुके हैं, कई बार बताए भी हैं, इसको आगे फिशर ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, which of
दीज इज अ टाइप ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट का क्या टाइप है? तो वन सैंपल टेस्ट के लिए टी टेस्ट का यूज करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ टू सैंपल के लिए भी टी टेस्ट का यूज करते हैं, पेड सैंपल के लिए भी टी टेस्ट का यूज करते हैं, और जब सैंपल साइज स्मॉल होता है तब टी टेस्ट का यूज करते हैं, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अननोन होता है वहाँ पे टी टेस्ट का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन वाज गिवन बाय। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था? तो सबसे पहले इसको दिए थे डब्ल्यू गॉसेट ने। क्वेश्चन नंबर 13, इफ इन आ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, जिसको आरबीडी के नाम से जानते हैं, 5 ट्रीटमेंट है जिसमें 4 एप्लीकेशन है, और आ ट्रीटमेंट इज एड, मतलब उसमें एक ट्रीटमेंट हम ऐड करेंगे तो इंक्रीज इन एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसकी एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना इंक्रीज होगी। तो जिसे पहले आप देखिएगा एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आरबीडी का क्या होगा। तो आरबीडी की एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1 होता है, T-1 R-1 R-1। तो पहले एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? T-1 यानी कि 5-1 4 हो जाएगी यहाँ पे, और 4-1 R-1 मतलब 4-1 3। तो हमारी पहले एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 12 थी, इक्वल टू 12। लेकिन अब इसमें पूछा है ट्रीटमेंट को हम एक ऐड करते हैं तब एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। ट्रीटमेंट को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 × 3 6 हो जाएगी, तो 6-1 5, तो 5 × 3 5 इंटू रिप्लीकेशन हमारा सेम है उतने ही रहेंगे 3। अब कितना होगा? 15। तो इसने पूछा कि उसकी एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी इंक्रीज होगी। एक ट्रीटमेंट को ऐड करने से उसकी एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने जो इंक्रीज हुआ, तो 15-3 यानी 15-12 यानी कि 3 एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो जाएगी जब उसके ट्रीटमेंट हम एक ऐड करेंगे। 5 ट्रीटमेंट की जगह हम 6 ट्रीटमेंट कर देंगे और रिप्लीकेशन हमारे 4 ही रहेंगे, तब हमारी एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो जाएगी, और उस टाइम हमारा 3 एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिस शेप ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर काई स्क्वायर विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 2 इच। तो उस टाइम क्या होगा? वो हाइपरबोला इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बट मोमेंट्स एग्जिस्ट। मतलब उसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन नहीं पाया था लेकिन मोमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। तो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है? तो एक होता है पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? इसमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF नहीं पाया जाता है लेकिन इसमें मोमेंट्स पाए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल ही PhD के एग्जाम में हम लोगों के में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेंज ऑफ एफ वेगेट, यानी कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ टेस्ट की रेंज क्या होगी? तो एफ टेस्ट की रेंज क्या होती है? 0 से इनफाइनाइट, और काई स्क्वायर की रेंज भी 0 से इनफाइनाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ। तो काई स्क्वायर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो गुडनेस ऑफ फिट के लिए करते हैं, हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस के निकालने में भी काई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसको जितने भी क्वेश्चन बनते थे सब आपको लिखवा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द आइटम व्हिच आर फिजिकली प्रेजेंट इज कॉल्ड। कोई आइटम है उसको फिजिकली आप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? तो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन या रियल पॉपुलेशन। तो क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट है तो उसको आप मतलब फिजिकली छू सकते हैं तो उसको रियल पॉपुलेशन बोलेंगे। इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी तो उसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं ना। और हाइपोथेटिकल हम आपको मान लिए कि उसको भी आप टच नहीं कर सकते, जिसको टच कर सकते हो वही रियल पॉपुलेशन होता है, और इसको फिजिकली हम प्रेजेंट होता है उसको टच कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्टूडेंट टी बेस्ड ऑन अ रैंडम सैंपल साइज चीज। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसकी एगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तो N-1 होती है। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन आर रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क के लिए एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या हो सकती है? एनिमल हो सकती है, फील्ड प्लॉट हो जा सकता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। तो कोई भी हो सकता है। जो मेडिकल के लोग होते हैं, जो एग्रीकल्चर जो उसमें होते हैं वेटनरी में, वो अपना एक्सपेरिमेंट एनिमल पे कंडक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर वाले फील्ड पे करते हैं, लेकिन जो इनसे वो होते हैं
एंटोमोलॉजी वाले वो इंसेक्ट के ग्रुप पे अपना रिसर्च करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो बाकी आपको ये प्रैक्टिस सेट 7 था, इसको आपको सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी आपको जितने भी वीडियो हैं उसको देख लीजिएगा, ये यूपी कैटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।